नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पांडे आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आज आपके प्यार और आशीर्वाद से एससीजी न्यूज यूट्यूब पर 3,500 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। आप अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो पर अपने कमेंट्स और लाइक करते रहिए। कल हमारे एक शुभचिंतक ने मुझसे कहा कि आपका देश के बजट के ऊपर अभी तक कोई वीडियो आया नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया भी इस बजट पे तो होनी चाहिए। आपको यह बजट कैसा लगा, लोगों को मालूम होना चाहिए। तो बजट का मैं एनालिसिस करने लगा और इसके पहले मैंने खुद से प्रश्न किया कि मेरी इस बजट से क्या अपेक्षाएं थी, क्योंकि बजट पर सभी की प्रतिक्रियाएं मुझे अलग अलग देखने और सुनने को मिली। मुझे समझ में आया कि जैसे जैसे जिसकी अपेक्षाएं थी उन्हें बजट भी वैसा ही दिखाई दिया। किसी के लिए बजट अच्छा था तो किसी के लिए निराशाजनक रहा। मुझे भी इस बजट से बहुत उम्मीदें थी। बजट में जनमानस के लिए मुझे कुछ विशेष घोषणाएं नहीं मिली। मुझे लगा कि इस बजट के द्वारा नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति साधने की कोशिश की है। उनके विजन का दृश्य है ये बजट। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है ये बजट। लेकिन शेयर मार्केट से मिलने वाले इनकम में टैक्स लगाने से निवेशकों में निराशा हो सकती है। न्यू इनकम टैक्स पॉलिसी से भी मध्यम वर्ग खुश नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नए स्लैब को अपनाने से पूरे साल में मात्र उसे 1,700 रुपए का ही फायदा होना है। इसके अलावा तो मुझे मिडिल क्लास के लिए कोई और लाभ दिखाई ही नहीं दिया, जैसा कि सोचा जा रहा था कि मध्यम वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती है। इस बजट में सरकार का फोकस स्ट्रक्चरल चेंज पे ज्यादा दिखाई दिया है, विशेषकर कि कृषि क्षेत्र को लेकर के। बजट में जहां भारत को विकसित देश का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक एवं दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करने को प्राथमिकता दी गई है, वहीं गठबंधन सरकार के लिए जरूरी राजनीतिक कसरत का भी बखूबी ध्यान रखा गया है। सरकार उन दलों की मांगों के आगे नतमस्तक हुई है जिनका समर्थन उसके अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। पूर्ण बजट में राजस्व एवं व्यय के आंकड़े अंतरिम बजट के प्रावधान के करीब दिखाई दे रहे हैं। अंतरिम बजट में व्यक्त अनुमानों की तुलना में भारी भरकम लाभांश मिलने से केवल गैर कर राजस्व के आंकड़ों में इजाफा किया गया। इस बजट में 3 जरूरी बातों का समावेश किया गया। पहली बात, यह बजट काफी पारदर्शी दिखाई दे रहा है और कोई बात या बजट से इतर देनदारी पर्दे के पीछे नहीं रखी गई है। इसका फायदा यह है कि इससे वृहद आर्थिक हालात में बजट प्रावधानों के असर को समझने में मदद मिलेगी। दूसरी बात, कोविड महामारी के बाद राजकोषीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं, क्योंकि उस समय राजकोषीय घाटा कुछ हुआ था। तीसरी बात, सरकार राजकोषीय स्थिति सुदृढ़ करने के साथ ही पूंजीगत आवंटन भी बढ़ाती रही है, ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में तेजी बनी रहे। जीडीपी के सापेक्ष केंद्र सरकार का पूंजीगत आवंटन निरंतर बढ़ा रहा है और यह 2024-25 के बजट में बढ़कर 3.4% हो गया, जो 2020-21 में लगभग 1.7% था। अंतरिम बजट में व्यक्त अनुमान की तुलना में सरकार के लाभांश के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से 1.1 लाख करोड़ रुपए अधिकांश मिले हैं। इस रकम का इस्तेमाल मोटे तौर पे 2 बड़ी सहयोगी दलों की मांग पूरी करने में हो गया है। केंद्र सरकार आंध्र और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से दूर तो रही, मगर दोनों पूर्ण सहयोगी को भारी भरकम राशि झटकने में जरूर काम हो गए। मगर दोनों महत्वपूर्ण सहयोगी दल भारी भरकम राशि झटकने में जरूर कामयाब हो गए हैं। अब यदि मोदी सरकार 3 के पहले बजट के विश्लेषण को सारांश में कहूं तो शायद यह नारा सार्थक होगा, जो हमारे साथ उनके लिए खुल गए भंडार। बजट में सीतारमण ने बिहार को करीब 59,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसमें 26,000 करोड़ रुपए बिहार में एक्सप्रेसवे आदि व सड़क निर्माण के लिए दिए जाएंगे। तो वहीं आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव से लेकर मंत्रालय के बंटवारे तक जहां बीजेपी हावी दिख रही थी, वहीं बजट 2024 में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर पॉलिटिक्स की झलक देखने को मिली है। इन सब से अलग बात इस बजट में जो देखने को मिली वह यह है कि इस बार धर्म पर खर्चा नहीं किया जा रहा है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट सहयोगी दलों की तुष्टीकरण वाला और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला खोखले वादों से भरा हुआ है। विपक्ष जिस तरह से युवाओं पे फोकस कर रहा है, बेरोजगारी की बातें कर रहा है, उसके दबाव में उन्हें इंटरनल स्कीम दी गई है। इससे कोई लाभ तो होता दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन युवाओं की परेशानी की तरफ सरकार का कुछ ध्यान तो जरूर गया है। बजट से लग रहा है कि यह सरकार विपक्ष और सहयोगी दलों के दबाव में काम करेगी। सरकार गिरने का डर बजट पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर तीसरे कार्यकाल की सरकार दबाव में ही काम करेगी, ऐसा लगता है। जिसके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई दिखाई देती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले बताते हुए कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पे ले जाने वाला है। यह मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष जानबूझकर यह भ्रम फैला रहा है कि बजट में सब कुछ केवल कुछ राज्यों को दे दिया गया है और विपक्ष शासित प्रदेशों को कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को चुनौती देती हूं कि वह साबित करे कि उनके शासनकाल के दौरान पेश किसी भी बजट में सभी राज्यों का नाम लिया गया हो। यह आरोप बहुत अपमानजनक है और यह बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है। जहां तक बजट के दूरगामी नजरिए की बात है, वित्त मंत्री ने कुछ आश्वस्त करने वाले संदेश भी दिए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नए आर्थिक नीति ढांचे की बात कही गई है, जिसे राज्यों के साथ मिलकर अंतरिम रूप दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने रोजगार से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक के बाद एक कई घोषणाएं की। इनमें केंद्र सरकार की ओर से निजी क्षेत्रों के लोगों को काम में रखने में वित्तीय मदद प्रदान करने की योजना भी शामिल है। सरकारी नौकरी की बात करने के बजाय उन्होंने निजी क्षेत्र में रोजगार देने के साथ प्रोत्साहन शामिल कर दिया। सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों की बात करें तो उन्होंने संकटग्रस्त इकाइयों के लिए अधिक ऋण और कुछ नियामकीय सहनशीलता दिखाने की घोषणा भी की। ज्यादा चिंता की बात यह है कि कुल रक्षा आवंटन में ऐसे समय में गिरावट देखने को मिली है जबकि रक्षा तैयारी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी ओर कुछ प्रमुख योजनाएं जिनके आवंटन में अहम इजाफा हुआ है वह है ग्रामीण और शहरी आवास योजना एवं स्वास्थ्य। जानकारों का मानना है कि आयकर अधिनियम की एक व्यापक समीक्षा होनी चाहिए ताकि इसे सरल बनाया जा सके और करदाताओं को निश्चिंतता प्रदान करते हुए विवाद को कम किया जा सके। सीमा शुल्क दरों की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए और यह सब आगामी 6 महीने में ही पूरा करना है। वित्त मंत्री ने पहले ही 1 दर्जन क्षेत्रों के करीब 50 वस्तुओं की सीमा शुल्क दरों में कमी करके कुछ शुरुआत तो कर ही दी है। इस भावना को 6 महीने में पूरी होने वाली समीक्षा के दौरान बरकरार रखा जाना चाहिए तथा उम्मीद है कि इसे अगले बजट में जरूर प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये रहा बजट पे मेरा आकलन। आपको कैसा लगा कमेंट्स करिएगा और चैनल को अपना आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करते रहिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप रहे स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त। नमस्कार।